नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस पीईटी का जीएस का यह अगला सेट है। ठीक है, हम लोग सिलेबस के हिसाब से पीईटी के जो सिलेबस दिया है जीएस में उसी के हिसाब से क्वेश्चन को देख रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर और भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी इससे काफ़ी लाभ होने वाला है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं हर पेपर में। तो 10 क्वेश्चन हैं, इनको मैं डिस्कस करूंगा। एक बात और है कि आप लोग वीडियो पे क्लिक कर देते हैं तो कृपया 5 मिनट देख लिया करें, लगातार 5 मिनट देख लिया करें। कब आपका 20 मिनट हो जाएगा आप जान भी नहीं पाएंगे। लेकिन क्या है कि आप लोग स्किप कर देखते हैं। ठीक है, अब 20 मिनट का वीडियो है, आप लोग 1 मिनट में पता नहीं क्या देखना चाहते हैं। 1 मिनट में हो सकता है कि आप 10 क्वेश्चन देख लें कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन जो डिस्क्राइब कर रहा हूँ उनको आप अगर नहीं देखेंगे तब कहाँ फ़ायदा आपको होगा भाई। 10 क्वेश्चन से कहाँ भला होने वाला है। अब यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक भी आज कवर कर दूंगा। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दो जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हुणों को पराजित किया था। ठीक है, कौन सा जो है सम्राट था, गुप्त सम्राट था जिसने हुणों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो लाइव नहीं है, वीडियो प्राइमिंग हो रहा है। आपको लग रहा होगा लाइव तरीके से, लेकिन लाइव नहीं है क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। क्योंकि लाइव आने के लिए काफ़ी सेटअप वगैरह लगाना पड़ेगा, इंटरनेट वगैरह अच्छी स्पीड वाला। ठीक है, अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट लाना पड़ेगा तब जाके लाइव होगा। आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं हो, 10-12 व्यूज़ आते हैं खाली बस। ठीक है, तो ये क्या है, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में ठीक है कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, इनको देख लेंगे। और जो गुप्त वंश के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग आज देख लेते हैं। देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, श्रीगुप्त को। गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, श्रीगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, कुषाणों के ये सामंत हुआ करते थे। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। मैंने कहा समुद्रगुप्त के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सब देख लेंगे हम लोग आज। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, जिसे कविराज भी कहते हैं। लिच्छवी दोहित्र भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और हरिसेन जो समुद्रगुप्त का राजकवि था जिसने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की स्थापना की थी, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, प्रसिद्ध गुप्त संवत चलाया गया था 319 ईस्वी में, जिसको चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। अब देखिए, विक्रम संवत आपने पढ़ा होगा जो 58 ईस्वी में होता है, और शक संवत जो 78 ईस्वी में देखा होगा आपने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो है पद धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का जो है पद धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये कलर भाई मैच नहीं कर रहा है, एक मिनट रुको भाई, कलर सही लिया जाए, ये सही है। अब देखिए, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। वाराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जो प्राचीन खगोलविद थे। वाराहमिहिर जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जो एक खगोल शास्त्री थे या खगोलविद थे। धन्वंतरी जो चिकित्सक थे ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। और प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, जिसने दशमलव प्रणाली की शुरुआत की थी। आर्यभट्ट जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अभी और है, आगे देखते हैं। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, समुद्रगुप्त। परम भागवत जो है उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, उसका नाम था समुद्रगुप्त। और कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, और गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, रुपयक। और सोने के सिक्कों को बोलते थे दिनार। और सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे गुप्त काल के लोक शासक थे, सोने के सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए थे। सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सती प्रथा का पहला जो उल्लेख है वो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में सर्वप्रथम मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ था। गुप्त काल के दौरान ही अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। और गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। बाल विवाह की प्रथा जो है गुप्त काल से ही आरंभ हुई थी। तो इतने सारे क्वेश्चन देखिए गुप्त काल से मैंने निकाल दिया है, और इससे बाहर क्वेश्चन अगर आ जाए तो अलग बात है। लेकिन ये मतलब उसको देखिए, अब कभी जब गुप्त काल का जब जिक्र होगा तो हम लोग कुछ अलग चीज़ देखेंगे। ठीक है, बाकी इनसे बाहर क्वेश्चन यहाँ पर पीईटी में तो नहीं बनेगा फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित जो है वो दारुल उल सफ़ा, ये क्या था, जो फिरोज शाह तुगलक था भाई, फिरोज शाह तुगलक था जो,
उसके द्वारा स्थापित एक विभाग था दारुल उल सफ़ा। इसका क्या मतलब था? फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का एक शासक था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था ये। तो ये क्या था? एक खैराती अस्पताल था। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में ही बहुत सारी चीज़ें देख लेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखिए, तुगलक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? गियासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है, माना जाता है, जो भी है। और फिरोज शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखित आत्मकथा कौन सी है? उसका नाम है फुतूहात फिरोज शाही। फुतूहात ए फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिखी आत्मकथा है। देखिए 300 नगरों की स्थापना करने वाला पहला दिल्ली मतलब एकमात्र दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। जिसमें मेन कौन से? जिसमें मेन है आपका हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और जौनपुर, ठीक है। फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है ना, फिरोज शाह कोटले किले का भी निर्माण इसने फिरोज शाह तुगलक नहीं कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत प्रसिद्ध यमुना नहर बनवाई थी। 1376 में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। देखिए मैंने फिरोज शाह तुगलक या तुगलक वंश के बारे में पढ़ाया है आपको, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ पर डिटेल में आपको वीडियो मतलब डिटेल में हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का जो सुझाव है वो किसने दिया था, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग इसको देखने के लिए तुगलक वंश देखें वीडियो हमारा। देखिए इतिहासकार एल्फिंस्टन ने दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा गया है? फिरोज शाह तुगलक को कहा गया है, ठीक है। किसने कहा है? एल्फिंस्टन ने कहा है। और फिरोज शाह द्वारा बनाया गया पेंशन विभाग था कौन सा? उसका नाम था दीवाने इस्तेहांक। दीवाने इस्तेहांक क्या था? ये एक पेंशन विभाग था, ठीक है। और दास की देखभाल करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनाया था? दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, जो दासों की देखभाल करने के लिए था। और फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। ये देखिए, ये भी जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला वाला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश से कुछ संबंधित प्रश्न होते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। निकट दृष्टि दोष अगर किसी के हो जाए तो उसमें कौन सा लेंस लगता है? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि आप निकट दृष्टि दोष नाम तो है लेकिन आपको दूर की जो है वस्तुएं सही से नहीं दिखती हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण जो क्या है वो है धूल कण। धूल के कण जो है वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है, प्रकाश का रंग जो है वो तरंग दैर्घ्य निर्धारित करता है। ये क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव बने हैं, इनको मैंने उठा के यहीं पर रख दिया। प्रकाश का जो रंग है वो कौन लेता है? तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है और सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। वाहनों में जो प्रोजेक्ट होने वाला जो शीशा होता है जिसको हम लोग पीछे देखते हैं, मतलब पीछे का देखते हैं, ठीक है, जो लगा होता है गेट के पास लगा होता है, जो पीछे देखने वाला होता है वो उसमें कौन सा दर्पण होता है? उसमें उत्तल दर्पण होता है। ये क्वेश्चन कन्फ्यूज करने वाला है। उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। ये वस्तु से छोटा जो है प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण की खासियत क्या है कि वस्तु से छोटा ये जो है एक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब देखिए आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए अस्त होते हुए सूर्य जो है, सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है, उसकी वजह क्या है? प्रकीर्णन। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन या नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ये अलग अलग लिख गया है यहाँ पे दोनों चीज़ें। इंद्रधनुष के मध्य हरा रंग होता है, ठीक है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो हाइगेंस ने दिया है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया है? हाइगेंस ने दिया है। चलो आगे देखते हैं। इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? इनमें से कौन हरित गृह गैस नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन जो है वो हरित गृह गैस नहीं है। अब यहाँ पर एक ट्रिक है, हरित गैस याद करने की एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक ये है, कल नाई की मेथी जलाओ, कल नाई की मेथी जलाओ। अब देखो यहाँ पर से जो कल लिखा हुआ है, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो नाई है इससे क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। और जो की है ना, की मतलब सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और मेथी मतलब क्या हुआ? मीथेन। और जलाओ मतलब क्या हो गया? जलवाष्प हो गया। और ओ मतलब क्या हो गया? ओजोन। तो ये सारी गैसें कितनी हैं?
वैसे बहुत सारी हरित गैसें हैं, लेकिन यही क्वेश्चन में पूछता है और पूछता है कि इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन हरित गृह गैस है, ये पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। खाद्यान्न, मत्स्य, तिलहन, दुग्ध। तो इसका आंसर क्या होगा? पीत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। तो ये कुछ क्रांति देख लेते हैं। जैसे हरित क्रांति है, किससे संबंधित है? खाद्यान्न से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से। नीली क्रांति मत्स्य से। रजत क्रांति अंडा से। और कृष्ण क्रांति बायोडीजल से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से। और बादामी क्रांति मसाला से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। और सुनहरी क्रांति ये किससे? फल से है, ठीक है, फल लिखा हुआ है। और लाल क्रांति ये टमाटर या मांस के उत्पादन से। यहाँ पर सबके आगे आप उत्पादन लगा लो, ठीक है। और भूरी क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है। तो ये क्रांति आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो यहीं पर से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? गरीबी उन्मूलन का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी। तो यहाँ पर हम लोग पंचवर्षीय योजना से बनने वाले जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज हम लोग देख लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पांचवी पंचवर्षीय योजना। चलिए देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम रूप से अनुमोदित की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजना जो भारत में जो योजनाएं थीं, अब तो नहीं हो गया, अब तो नीति आयोग आ गया है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता था? वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती थी, ठीक है। और अब तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं। भारत में योजना अवकाश जो है वो 1966 के सूखे के पश्चात था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी। इसमें जब प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, जो हेराल्ड, ठीक है, जो है हेराल्ड डामर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डामर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। देखिए, हर पंचवर्षीय योजना के अलग अलग से उद्देश्य थे और पंचवर्षीय योजना के लिए मैंने एक अलग से एक मास्टर वीडियो बनाया था। आप लोग सर्च करेंगे, आप लोग चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। और भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चौथी योजना में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक। अगर पूछे कि पूरी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक किस पंचवर्षीय योजना में थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में थी। और 11वीं योजना में सबसे उच्चतम जो भी टारगेट रखे गए थे, सबसे उच्चतम जो वृद्धि दर रहा था वो रहा था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और कृषि के मामले में देखें तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। 9वीं योजना में सामाजिक न्याय की बात की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय की बात की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अभी और है, देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। और 5वीं योजना के दौरान जो है आपातकाल भी लगाया गया था। समाविष्ट आर्थिक वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बस, तो ये पंचवर्षीय योजना के बारे में इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इनको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, अब यहाँ पर प्रस्तावना के बारे में जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन मैंने उठा के यहाँ पर रख दिए हैं। अब इससे बाहर प्रस्तावना से क्वेश्चन बड़े से बड़े एग्जाम में भी नहीं बाहर जाएगा। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, ठीक है। कौन कौन से अभी देखते हैं डिटेल में। देखिए, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में हम क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, ये देखिए ये एक लिखा हुआ है, ये आपको ऑप्शन में दिखेगा। तो हम भारत के लोग या भारत के हम लोग ऐसे को दिया होगा तो आपको लिखना है हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत में ही दिया हुआ है, ठीक है। प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। जो प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। ध्यान से देख लीजिए, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। देखिए, इंडियन पॉलिटी मैंने पूरी कंप्लीट पढ़ाई है चैनल पे, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें, उसके व्यूज़ पे मत ध्यान दें, बस आप लोग देखते रहिए, आपको बहुत ही अच्छे से हर चीज़ आपको अच्छे से समझाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। न्याय और स्वतंत्रता में कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि
जो जो यहाँ पर कहाँ भाई पॉइंटर कहाँ गया यार, ये है प्रस्तावना में विचार, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति और उपासना, ठीक है, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है ये, विचार, धर्म, विश्वास। अब देखिए जब क्वेश्चन आता है तो मिक्स कर देते हैं, जैसे कि लिख दिया जाए प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, जिसमें सामाजिक आर्थिक हो सकता है, बीच में डाल दिया जाए विचार या बीच में आपको डाल दिया जाए उपासना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो 5 प्रकार की जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता बताई गई हैं, इसमें कहाँ पॉइंटर कहाँ चला गया, यहाँ पर है, जहाँ पर देखिए विचार, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। और प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, ठीक है। तो 2 प्रकार की समानता हो गई, 3 प्रकार की न्याय की बात हो गई और 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। ध्यान, तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया गया है, यानी हिंदुस्तान नहीं कहा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अखंड भारत वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो भारत अर्थात इंडिया का नाम दिया गया है संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में भारत का शब्द का जो उल्लेख है वो 2 बार किया गया है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में अभी तक 1 बार संशोधन किया गया है, ठीक है। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब किया गया है। तब बाद में क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो प्रस्तावना में अभी तक 1 बार संशोधन हुआ है, ठीक है। केशव, क्या नाम था? केशव भारती, केशव, अरे यार देखो याद नहीं आ रहा, केशवानंद भारती। तब जब केस आया था उसके बाद 1976 में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था। सब 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस हुए थे इसमें। तो देखिए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। देखो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है कि वंशानुगत शासन नहीं, ये भी ध्यान रखिए। अभी और है, आगे देखिए। देखिए एन.के. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय बताया है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? एन.के. पालकीवाला। अंबेडकर जी ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। अंबेडकर जी ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। और सार्वभौमिकता का सिद्धांत क्या है? कि सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, ये कहा गया है। ठीक है, ये प्रस्तावना में ही सार्वभौमिकता का जो है एक वर्णन है, ठीक है, एक बार आया है। तो मतलब ये क्या है कि इसका मतलब क्या है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है। प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। और देखिए ठाकुरदास भार्गव ने संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और आभूषण, ये किसने कहा है? ये कहा है ठाकुरदास भार्गव जी ने। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इसको कहा है संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। लेकिन ठाकुरदास भार्गव जी ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और आभूषण कहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, इन्होंने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है और प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे, कभी बाहर नहीं जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जादूगोड़ा का संबंध किससे है? जादूगोड़ा का लोहे के खनन से, अभ्रक के खनन से, यूरेनियम के खनन से, तांबा के खनन से। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं खनिजों से, वो हम लोग आज देख लेंगे इसमें, ठीक है। तो यूरेनियम के खनन से इसका आंसर है। जादूगोड़ा कहाँ है? झारखंड में है। देखिए भारत का लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? वो है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु है। और पन्ना जो है मध्य प्रदेश में हीरे खदान के लिए प्रसिद्ध है। और खेतड़ी राजस्थान में तांबा के लिए प्रसिद्ध है ये। और डिगबोई में तेल की परीक्षणशाला स्थापित की गई थी, यानी ऑयल रिफाइनरी सबसे पहले डिगबोई में स्थापित की गई थी। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए आते हैं, तो यहाँ पर मैं अगर हर क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव रखूँगा तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगेगी और बहुत ज़्यादा मतलब सरल हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक खत्म नहीं हो पाएगा फिर वो। देखिए अपतटीय मुंबई हाई भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन करता है। और महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य है। देखिए जो विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पादन करने का, वो है तापीय ऊर्जा सबसे बड़ी है, जिसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है, ठीक है। ओडिशा
सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है और भंडारण के मामले में कर्नाटक आता है। तो लोहा जो है उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा किसका नाम आता है? उड़ीसा का। लेकिन भंडारण करने में किसका नाम आता है? कर्नाटक का आता है। राजस्थान भारत का सबसे ज़्यादा जस्ता उत्पादित करने वाला राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जस्ता उत्पादित कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। और कोलार यानी कर्नाटक में स्वर्ण खदान कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, स्वर्ण यहाँ पे स्वर्ण लिखा हुआ है, स्वर्ण है ये, कोलार में है स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण कोलार की खान जहाँ पर से स्वर्ण निकलता है, सोना निकलता है वहाँ पर से। आगे और देखते, देखिए भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? डिगबोई से प्रारंभ हुआ था, असम से। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? अंकलेश्वर। अंकलेश्वर कहाँ है? यही क्वेश्चन बन जाता है, तो गुजरात में। भारत में टीन के उत्पादन में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है और तांबा उत्पादन में सिंहभूमि सबसे आगे है। ठीक है, मतलब सिंहभूमि किसके लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और बोलाडीला छत्तीसगढ़ में ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। और छोटा नागपुर का पठार जो है वो खनिज संसाधन से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 2 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग करंट के। ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? प्रदीप सिंह टिवाना। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने और रख दिए हैं जो करंट के क्वेश्चन है, जैसे कि एनवी रमन्ना जो है इसमें 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं ये एनवी रमन्ना। और तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन आई है? हिमा कोहली। अगला सवाल, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स कंटेस्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स कंटेस्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए शहर के स्तर पर अगर देखें, शहर के स्तर पर कौन सा राज्य आया है? तो सूरत और इंदौर का दोनों का बराबर स्थान मिला है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो चंडीगढ़ जो है प्रथम स्थान पर रहा है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन है? वो भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन है? भुवनेश्वर। और भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है? वो है शिलोंग। ठीक है, शिलोंग। 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब आप लोग बताइए कि कैसा वीडियो लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कुछ, और शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग कल वीडियो में। ठीक है, कोई डाउट अगर होता तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।